अच्छा डियर, हम स्टार्ट करते हैं वर्चुअल डिजिटल असेट। तो डियर, आपको पता है फाइनेंस एक्ट 2022 ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं उसमें एक बहुत मेजर अमेंडमेंट है वर्चुअल डिजिटल असेट। तो ध्यान दीजिएगा डियर, अभी तक अगर हम इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट में अभी तक क्या टैक्स हुआ करता था? जनरली टैक्स हुआ करता था रियल एसेट्स और इंटरेस्ट इन रियल एसेट्स। मतलब ये हुआ कि रियल एसेट्स और साथ में इंटरेस्ट इन रियल एसेट्स। तो लेट्स से कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है, लेट्स से कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, दैट इज अ रियल एसेट। और लेट्स से कि आपका इस इमूवेबल प्रॉपर्टी में 30% शेयर है और आपने लेट्स से अगर इस शेयर को सेल कर दिया, देन इट इज द इंटरेस्ट इन रियल एसेट दैट यू हैव सोल्ड। इसी तरीके से डियर, अगर हम कुछ आपको बातें याद दिलाएं तो ध्यान दीजिएगा डियर, जो प्रॉपर्टी है सेक्शन मीन्स कैपिटल एसेट जो है सेक्शन 214, उसमें डियर कैपिटल एसेट में ना इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी कंपनी में शेयर वगैरह में अगर आपका इंटरेस्ट या अगर उस कंपनी में कोई आपका राइट वगैरह है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट और उस पर भी आपका कैप गेन बन जाएगा। और उसको भी आप अगर आप मतलब ट्रांसफर करते हैं उस पर भी आपका मतलब कैपिटल गेन बन जाएगा। और ये साहब आपको पता है वोडाफोन के वर्डिक्ट के बाद जब अमेंडमेंट आई थी तो उसमें ये सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो भी था दैट वाज बेसिकली द रियल एसेट्स एंड द इंटरेस्ट इन रियल एसेट्स। बट एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जिसका नाम है वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो हर किसी को पता है डियर बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसीज। और आपको पता है डियर, भारत देश में जो है वो क्रिप्टो करेंसीज का चलन या क्रेज कितना ज़्यादा है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर आप उस क्रिप्टो करेंसी से कुछ पैसा कमा रहे हैं तो कुछ हमें दे दो, बट अगर आपको उस क्रिप्टो करेंसी को सेल करके कुछ लॉस वगैरह हो गया तो फिर उस लॉस की हमसे सेट ऑफ की उम्मीद मत करना। और एक नया सेक्शन, इवन 2-3 नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए वर्चुअल डिजिटल एसेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो बहुत जल्दी आपके साथ में रिवाइज करेंगे, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट देखेंगे मेरे साथ साथ। सेक्शन 247 है वर्चुअल डिजिटल एसेट मीन्स। आपको साहब इतनी बड़ी मतलब डेफिनेशन नहीं पढ़नी, अगर आप इसको अगर पढ़ते हैं तो इसका सिंपल सा एक मतलब निकलता है, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो घर पे पढ़ सकते हैं, मेरे साथ साथ देख लें। एनी इन्फॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन नॉट बीइंग इंडियन करेंसी और फॉरेन करेंसी जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स और अदरवाइज बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड प्रोवाइडिंग अ मीन्स मतलब डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू एक्सचेंज। ध्यान दीजिएगा डियर फ्रेंड्स, व्हाट मीन्स मतलब डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू एक्सचेंज with or without consideration with the promise or representation of having an inherent value or function or as a store in value or unit of account using including its use in any financial transaction or investment but not limited to investment scheme and can be transferred, stored or traded electronically। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप इसका एक एग्जांपल देखें, डेट इज क्रिप्टो करेंसी, डेट इज बिटकॉइन। ठीक है, दूसरा वर्चुअल मतलब डिजिटल एसेट में क्या आता है डियर, नॉन फंजिबल टोकन और अदर टोकन ऑफ सिमिलर नेचर बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। बट नॉन फंजिबल टोकन या फिर एनएफटी में कौन से टोकन आएंगे? सिर्फ और सिर्फ वो टोकन जो कि साहब सरकार स्पेसिफाई करेगी गवर्नमेंट में, मीन्स मतलब नोटिफाई। तो गवर्नमेंट ने डियर स्पेसिफाई कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइज अ टोकन व्हिच क्वालिफाइज टू बी अ वर्चुअल डिजिटल एसेट एट नॉन फंजिबल टोकन। ठीक बात, मतलब मींस एनएफटी वर्चुअल डिजिटल एसेट तभी बनेगा जो एनएफटी किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट के कॉन्टेक्स्ट में, इसकी बात करते हैं। बट shall not include a non-fungible token whose transfer results in transfer of ownership of an underlying tangible asset and the transfer of ownership of such underlying tangible asset is legally enforceable। और तीसरा any other मीन्स डिजिटल एसेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है डियर कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो यहाँ पे 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, दूसरा इन्होंने कहा हुआ है नॉन फंजिबल टोकन। बट नॉन फंजिबल टोकन किसमें? किसी वर्चुअल डिजिटल एसेट में। लेट्स से अगर आपने एनएफटी बना दिया किसी मीन्स टेंजिबल एसेट में तो वो एनएफटी नहीं माना जाएगा, तो फिर वो आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं माना जाएगा। और उसका जो ट्रांसफर वगैरह जो अगर होगा तो साहब उसमें फिर सेक्शन तो फिर वो इसके हिसाब से नहीं होगा, वो हम अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट जिसके करते हैं वो उस हिसाब से होगा। और तीसरा हो गया अदर नोटिफाइड वीडीएस या अदर नोटिफाइड डिजिटल एसेट्स, वो भी हमारे वर्चुअल डिजिटल एसेट का पार्ट बन जाएंगे। तो लेट्स से कि मैंने कहा कि लेट्स से कि मेरे पास कोई बिटकॉइन है, ठीक है, या मेरे पास कोई क्रिप्टो करेंसी है। मैंने इस क्रिप्टो करेंसी का क्या कर दिया, मैंने इसका बना दिया लेट्स से टोकनाइज कर दिया मैंने इसको, और मैंने कहा कि दिस क्रिप्टो करेंसी शैल बी डीम्ड टू बी ओन्ड बाय द पर्सन जिसके पास क्या होगा, दिस मीन्स टोकन। ठीक है,
तो साहब ये मेरा NFT बन जाएगा, दिस में बिकम द NFT, क्योंकि इसका अंडरलाइंग एसेट क्या है, एक वर्चुअल डिजिटल एसेट। इसका अंडरलाइंग एसेट क्या है, एक वर्चुअल डिजिटल एसेट। सो दिस NFT विल क्वालिफाई टू बी अ वर्चुअल डिजिटल एसेट एज पर द मीनिंग असाइन्ड इन 247A। बट लेट से मेरे पास एक लैंड है, मैंने इस लैंड का क्या कर दिया, टोकनाइजेशन, और मैंने इस लैंड की NFT बना दी, और मैंने कहा कि यार ये NFT जिसके पास भी होगा, ही शैल बी ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ द लैंड, और मुझसे वो इस लैंड की ओनरशिप क्लेम कर सकता है। तो लेट्स सी अगर मैंने इस लैंड की NFT बना दी तो क्या ये NFT वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह से क्वालिफाई करेगी? नहीं, क्योंकि इस NFT का अंडरलाइंग एसेट क्या है, एक टेंजिबल एसेट, और जिसकी वजह से डियर ये जो NFT है ये वर्चुअल डिजिटल एसेट की तरह से क्वालिफाई नहीं करेगी, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ दिस NFT विल अमाउंट टू द ट्रांसफर ऑफ अ लैंड विच इज व्हाट अ मींस मतलब टेंजिबल एसेट। ठीक है साहब, टेंजिबल एसेट। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जो होगा उसके रिगार्ड्स में कोई NFT आएगी तब तो वो वर्चुअल डिजिटल एसेट है, बट अगर वो अदर देन वर्चुअल मींस डिजिटल एसेट के लिए है तो वो NFT साहब फिर हम उसको वर्चुअल डिजिटल एसेट एज पर सेक्शन 247 नहीं मानेंगे, उसको नहीं मानेंगे। और तीसरा वो VDA जो कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी, मींस अदर नोटिफाइड वर्चुअल डिजिटल मतलब अदर मींस नोटिफाइड एसेट्स वो भी आपकी VDA बन जाएंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें VDA नहीं बनेंगी, गिफ्ट कार्ड और वॉचर्स बीइंग अ रिकॉर्ड दैट मे बी यूज्ड टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज, और डिस्काउंट ऑन गुड्स और सर्विसेज, मतलब ये बात साहब कि लेट्स से आपको कोई गिफ्ट वाउचर मिला हुआ है किसी वेबसाइट से, जिस वेबसाइट को आप रिडीम कर सकते हैं, और आपको लेट्स से कि कोई उससे कि कम रेट आपको पे करना पड़ेगा, या बहुत सारे आप में से बहुत सारे बच्चे जो होंगे डियर वो कोई गेम वगैरह खेलते होंगे, तो आपको लेट्स से कि कोई वहाँ पे कोई मतलब वाउचर या फिर कोई मतलब गिफ्ट कार्ड मिला हुआ है। लेट्स से आप कोई गेम खेलते हैं जिसका नाम है लेट्स से मतलब PUBG। ठीक है, तो PUBG में लेट्स से कि आपको कोई गिफ्ट कार्ड मिला हुआ है, जिस गिफ्ट कार्ड को आप मतलब रिडीम करके 40% आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, जब आप अगले टाइम अगर आप कुछ भी उस गेम में इन ऐप मतलब बाय करते हैं। सो दिस गिफ्ट कार्ड जो है, अगर आप इस गिफ्ट कार्ड को देखेंगे तो ये साहब ये गिफ्ट कार्ड ना है, ये इस वाले मीन्स डेफिनेशन को मतलब फुलफिल करती है, और इसके हिसाब से ये भी वर्चुअल डिजिटल एसेट बन गई। अगर आप इस वाले अगर आप क्लॉज ए के अगर आप हिसाब से देखें तो वो गिफ्ट कार्ड पे क्या बन गई, वर्चुअल डिजिटल एसेट। बट लॉ मेकर का ये इंटेंशन नहीं, इसलिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि गिफ्ट कार्ड वाउचर्स एक्सेट्रा वो होंगे साहब, वो वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं होगा। इसी तरीके से माइलेज पॉइंट, रिवार्ड पॉइंट, लॉयल्टी कार्ड बिंग रिकॉर्ड गिवन, तो गिवन विदाउट डायरेक्टली मॉनिटरी कंसिडरेशन, तो अगेन ये आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं होगा। और तीसरा सब्सक्रिप्शन टू वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स और एप्लीकेशन, तो अगर आपने किसी वेबसाइट को मतलब सब्सक्राइब वगैरह किया हुआ है वो भी VDA नहीं होगा, तो ये वर्चुअल डिजिटल एसेट का पार्ट नहीं है। टैक्स ऑन इनकम ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम में क्या क्या टैक्स लगेगा, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। वट एवर द इनकम में भी फ्रॉम द VDA साहब उस पर 30% का टैक्स लगेगा। वट एवर द इनकम फ्रॉम द VDA उसमें आपका 30% का टैक्स लगेगा। और जब हम आपके टैक्स लायबिलिटी को निकालेंगे VDA में, तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज अलाउ करेंगे डिडक्शन के फॉर्म में, वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल प्राइस आपका जो भी VDA से आएगा, लेट्स से 1 लाख रुपए का सेल प्राइस है, तो आप इसमें सिर्फ एक ही चीज माइनस कर सकते हैं, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके अलावा आप इसमें कुछ भी माइनस नहीं कर सकते। लेट्स से ₹30,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो आपका 70,000 पे आपको फ्लैट 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा विदाउट एनीथिंग। तो सर लेट्स से कोई हमने एक्सपेंस किया हुआ है ट्रांसफर में, बायर को अरेंज करने में, कमीशन वगैरह पे किया हुआ है, तो वो सारा कुछ भी अलाउड नहीं होगा। डिडक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मिलेगा। ठीक है, दूसरा एक और इंटरेस्टिंग बात है डियर फ्रेंड्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है ना वो आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी हो सकता है, और वो आपका ट्रेडिंग एसेट भी हो सकता है। इस बात का भी ध्यान देंगे तो मेरे साथ साथ देख लें। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड ट्रांसफर एज में बी डिफाइंड इन सेक्शन 247 शैल अप्लाई टू अ वर्चुअल डिजिटल एसेट वेदर कैपिटल एसेट और नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है जो सेम मतलब ट्रीटमेंट अप्लाई करेगा, चाहे वर्चुअल मतलब डिजिटल एसेट आपका स्टॉक इन ट्रेड है या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर लेट्स से आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड की तरह से रखा हुआ है, अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड से की तरह से रखा हुआ है, तो जो रिजल्टिंग इनकम आएगी वो आपकी PGBP हेड की इनकम होगी। बट आप इसमें अगेन सिर्फ और सिर्फ किस चीज का एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
बट लेट्स से अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट को कैपिटल एसेट की तरह से रखा हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट की तरह से रखा हुआ है डियर, तो अगेन यहाँ पे आप इंडेक्सेशन वगैरह कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम कर सकते हैं डियर, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर भी आप क्लेम नहीं कर सकते। दोनों केस में रेट ऑफ टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा। किसी भी तरीके का एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं है एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक बात है। अच्छा, लेट्स से डियर हमारे पास ना 3 वर्चुअल डिजिटल एसेट है। हमने ना वर्चुअल डिजिटल एसेट को अपने स्टॉक एंड ट्रेड की तरह से रखा हुआ है, और हमारे पास ना लेट्स से VDA1 है, VDA2 और हमारे पास है VDA3, और हमारे पास अदर बिजनेस इनकम है लेट्स से 5 लाख रुपए। लेट्स से VDA1 में हमें 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, VDA2 में हमें 3 लाख रुपए का लॉस हुआ, और VDA3 में हमें 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट ये होगा कि 6 लाख रुपए पे टैक्स दे दो 30% के रेट से, 3 लाख रुपए के लॉस को भूल जाओ, 3 लाख रुपए के लॉस को भूल जाओ। इसका मतलब ये वर्ड है कि अगर एक VDA से प्रॉफिट है, दूसरे VDA से लॉस है, तो जिस VDA से लॉस है उसको आप उस प्रॉफिट वाले VDA के अगेंस्ट भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब इंट्रा सोर्स सेट ऑफ भी VDA के लिए अलाउड नहीं है, इंट्रा सोर्स सेट ऑफ भी अलाउड नहीं है। केस को थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास VDA है और उस VDA को हमने ना अपने स्टॉक एंड ट्रेड की तरह से रखा हुआ है, मतलब रिजल्टिंग इनकम कहाँ जाएगी, सारे बच्चे बताएं साहब, PGBP में, ठीक है। हमारे पास 3 VDA हैं, ABC, VDA1 और VDA2 से हमें लॉस है, VDA1 और VDA2 से हमें लॉस है। तो हमने कहा कि आप जो है साहब इंट्रा सोर्स से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब आपकी इनकम 4 लाख रुपए और आपकी अदर इनकम 5 लाख रुपए। अदर इनकम में आप स्लैब रेट कंसिडर कर सकते हैं, बट VDA में आपको फ्लैट 30% टैक्स रेट लगाना पड़ेगा। VDA में आप स्लैब रेट भी कंसिडर नहीं कर सकते। और मैं कहता हूं कि लेट्स से मेरी अदर इनकम नहीं है, तो आप इस VDA में 4 लाख रुपए में फ्लैट 30% का टैक्स पे करेंगे, इवन विदाउट स्लैब रेट। और कुछ भी आपको चैप्टर 6A डिडक्शन वगैरह साहब यहाँ पे कुछ भी अलाउड नहीं होगा। नथिंग विल बी अलाउड अंडर चैप्टर 6A डिडक्शंस, ठीक बात है। 4 लाख रुपए पे फ्लैट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फ्लैट टैक्स ऑफ ऑन ₹4 लाख। अब देखिए मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि जो इंट्रा सोर्स इनकम है VDA में उसका भी सेट ऑफ अलाउड नहीं है। और ये तो बिल्कुल ही भूल जाए कि सर जी VDA भी हमारी एक मतलब बिजनेस इनकम है। तो हमारे पास VDA का इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट कितना आया, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का लॉस है। तो ये भी तो मेरी PGBP की इनकम है, तो हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं सेक्शन 70 के हिसाब से। तो हमने ना इस वाले लॉस को इस वाले इनकम से एडजस्ट करके 4 लाख रुपए हमारी नॉर्मल इनकम आ गई। नहीं साहब ऐसा नहीं, वो तो भूल जाए, वो तो बात ही खत्म है। आप साहब एक VDA के लॉस को दूसरे VDA के गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। बाकी बिजनेस इनकम या अदर हेड या सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस तो भूल जाओ। एक VDA के हेड को दूसरे VDA के एक VDA के लॉस को दूसरे VDA के गेन से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आपको देखा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको अलाउड आएगा, एक्सपेंडिचर आपको किसी भी तरीके का अलाउड नहीं है। और हाँ, आप बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है डियर, माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी की, सर अगर हम क्रिप्टो करेंसी वगैरह माइन कर लें तो क्या होगा। तो डियर जब आप क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं ना, तो आपको साहब क्रिप्टो करेंसी मिलती है फ्रॉम द कंप्यूटराइज सिस्टम, ठीक है। अच्छा, तो एक और छोटी सी बात, सेक्शन 56(2)(10) को अमेंड करके प्रॉपर्टी में वर्चुअल डिजिटल एसेट को भी डाल दिया गया। तो लेट्स से कि अगर आपको किसी से भी कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट मिलता है गिफ्ट और एज फॉर इनएडिक्वेट मतलब कंसिडरेशन, तो साहब 56(2)(10) अट्रैक्ट हो जाएगा और आपके अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से मिस्टर ए ने मिस्टर बी को VDA दे दिया 1 लाख रुपए का फ्री में, कि ले तू मेरा यार 1 लाख रुपए का मतलब मीन्स बिटकॉइन ले ले। तो मिस्टर बी के लिए ये अदर सोर्सेज की इनकम बन गया, क्योंकि साहब बिटकॉइन की जो फेयर मार्केट वैल्यू वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है और विदाउट एनी पेमेंट इनको ये बिटकॉइन मिल गई, मीन्स कंसिडरेशन के बिना। तो मिस्टर बी के लिए साहब 56(2)(10) लग गया 56(2)(10), और ये जो पूरी की पूरी जो 1 लाख रुपए है वो मिस्टर बी के अदर सोर्सेज की इनकम बन गई एज पर सेक्शन 56(2)(10), ठीक बात है। लेट्स से मिस्टर बी के फादर ने मिस्टर बी को बिटकॉइन दे दिया, तो यहाँ पे 56(2)(10) नहीं लगेगा, क्योंकि साहब यहाँ पे जो बिटकॉइन आपको मिला है वो आपको किससे मिला है, फ्रॉम ही रिलेटिव। तो इसलिए यहाँ पे 56(2)(10) मिस्टर बी के हैंड में अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, बट लेट्स से सर जी हमने ना मीन्स माइनिंग की और हमें वहां से लेट्स से बिटकॉइन मिल गया, हमने माइनिंग की और हमें वहां से बिटकॉइन मिल गया लेट्स से ₹65,000 का। अब क्या होगा, हमने माइनिंग की और लेट्स से कि हमें वहां से मतलब बिटकॉइन मिल गया 65,000 का, तो क्या हमें बिटकॉइन विदाउट कंसिडरेशन मिला? हाँ। क्या इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है? हाँ। सवाल बनता है कि किसके हैंड में टैक्स लगाएं।
सर मिस्टर बी के जिनको ये मतलब मीन्स बिटकॉइन मिला, लेट्स से मिस्टर बी को बिटकॉइन मिल गया माइनिंग करके, बिटकॉइन माइनिंग करके, बिटकॉइन टू मिस्टर बी। बट साहब अगर आप सेक्शन 56(2) ध्यान से पढ़ें तो सेक्शन 56(2)(10) कहता है कि गिफ्ट की प्रॉपर्टी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन, ठीक बात है। और यहाँ पे साहब जो आपको बिटकॉइन मिला है वो तो आपको एक कंप्यूटराइज सिस्टम से मिला है, तो फिलहाल यहाँ पे 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ, CVTT इस पे क्लैरिफिकेशन लेकर आएगा, और कोई क्लैरिफिकेशन आता है तो हम आपको आगे मतलब बता के जाएंगे कि फिलहाल क्या होगा। बट फिलहाल अगर आपको माइनिंग वगैरह में कुछ मतलब क्रिप्टो करेंसी वगैरह मिलती है साहब, तो उस पर आपको जो है वो उस समय 56(2)(10) अट्रैक्ट नहीं होगा। बट हाँ, जो आपको माइनिंग में क्रिप्टो करेंसी मिली व्हेन यू आर गोइंग टू सेल इट, उसमें साहब आपको जो है वो 30% का टैक्स रेट देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 155 WBH, 115 WBH के हिसाब से आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, TDS ऑन पेमेंट और ट्रांसफर ऑफ VDA। तो लेट्स से कि कोई भी पर्सन चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, अगर वो किसी रेजिडेंट को VDA के नाम पे पैसे दे रहा है, VDA बाय करने के पैसे दे रहा है, तो वो 1% का मीन्स TDS करेगा 1% का, और वो पैसा सरकार को जमा कर देगा 1% का TDS। मतलब साहब बिटकॉइन में अगर मीन्स VDA में अगर आप उसको मतलब ट्रांसफर करते हैं तो आपके ऊपर TDS की ऑब्लिगेशन कितनी है, 1% अंडर सेक्शन 194S, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो बायर है डियर वो दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है स्पेसिफाइड पर्सन, दूसरा हो सकता है अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन वो है जो कि इंडिविजुअल और HUF है और साथ में उसकी PGBP की इनकम नहीं है। मीन्स बायर वो है जो इंडिविजुअल और HUF है और उसकी PGBP इनकम नहीं है, ठीक है। दूसरा बायर वो है जो इंडिविजुअल और HUF है बट उसकी PGBP की इनकम तो है, बट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में उसकी PGBP की इनकम इतनी नहीं थी कि उसका टैक्स ऑडिट कराना पड़े। टैक्स ऑडिट कराने पड़ेगा मतलब अगर मतलब बिजनेस की बात करें तो साहब बिजनेस से जो आपकी जो मतलब टर्नओवर जो थी वो 1 करोड़ रुपए तक थी, और अगर प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन से जो आपकी ग्रॉस मतलब रिसिप्ट थी वो 50 लाख रुपए तक थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफाइड पर्सन हमारे दो लोग हो सकते हैं, पहला इंडिविजुअल HUF जिसकी PGBP की इनकम नहीं है, और दूसरा इंडिविजुअल HUF जो कि पिछले साल जो है मीन्स जिस हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल पहले साल वो सब टैक्स ऑडिट के कंप्लायंसेस में नहीं आता था, ठीक है। ऐसे केस में डियर अगर कोई ऐसा पर्सन मतलब VDA के लिए अगर पेमेंट मतलब कर रहा है तो साहब इनको ईयरली मतलब थ्रेशोल्ड दिया गया है 50,000 रुपीज़ का कि अगर ये 50,000 रुपये तक अगर एक साल में पे करते हैं तो उनको TDS नहीं करना, और इनके ऊपर साहब सेक्शन 203A और 206AB की कंडीशन अप्लाई नहीं करती। 203A का मतलब हुआ कि इनको 10 ऑफ 10 नहीं करना, टैक्स डिडक्शन एंड मतलब कलेक्शन अकाउंट नंबर, और 206AB कहता है कि जिस पर्सन को आप पे कर रहे हैं अगर वो ITR का फाइलर नहीं है तो आपको TDS करना पड़ेगा 5% के रेट से, ये उसको चेक नहीं करना, तो इसका मतलब TDS यहाँ पे 1% पे ही होगा, ठीक है। बट लेट्स से जो बायर है वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है। अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन कौन से लोग होंगे साहब? हर वो व्यक्ति जो इंडिविजुअल HUF नहीं है वो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल HUF को बेनिफिट दिया गया। बट अगर आप इंडिविजुअल HUF भी हैं और अगर आपकी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में अगर आपको लेट्स से टैक्स ऑडिट के लिए अगर आप लाइबल थे, टैक्स ऑडिट के लिए आप लाइबल होते हैं यदि आपके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में साहब जो बिजनेस की टर्नओवर थी वो मोर देन 1 CR थी, और अगर आपके प्रोफेशन से ग्रॉस रिसिप्ट जो मोर देन 50 लाख थी तो आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। और अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है साहब तो आपका जो थ्रेशोल्ड बनेगा वो बनेगा 10,000 रुपीज, और आपको 203A मीन्स आपको 10 भी लेना पड़ेगा, और आपको 206AB की एप्लीकेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन अगर बिटकॉइन के लिए पेमेंट कर रहा है तो साहब हो सकता है कि वो 206AB के कंडीशंस के हिसाब से 5% ऑफ द कंसिडरेशन वो क्या कर ले, TDS कर ले, ठीक है। देखेंगे एनी पर्सन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट रिस्पॉन्सिबल ऑफ पेइंग टू एनी रेजिडेंट एनी सम बाय द वे ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ VDA शैल एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम थ्रू द अकाउंट ऑफ द पेयर of the resident or at a time of payment any mode means deduct an amount equal to 1% of sum as the income tax zero। तो आपको मतलब TDS के फॉर्म में आपको 1% ऑफ द कंसिडरेशन आपको TDS करना पड़ेगा। अगर लेट्स से कि आपने किसी और अकाउंट में पैसा ट्रांसफर जो है वो अमाउंट मीन्स मतलब क्रेडिट कर दिया, चाहे उसको कुछ भी नाम दे दें इंक्लूडिंग दी सस्पेंस अकाउंट, तो साहब अकॉर्डिंगली जो है हम ये मानेंगे कि 194 अट्रैक्ट हो गया और आपको TDS करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल बनता है लेट्स से सर कि हम ना जो बिटकॉइन जो हम परचेज कर रहे हैं ना हम ना कैश में परचेज नहीं कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि लेट्स से कि मिस्टर बी के पास बिटकॉइन है, मिस्टर ए इसको खरीदना चाहते हैं, मिस्टर बी के पास बिटकॉइन 1 लाख रुपए का है, मिस्टर ए कह रहे हैं यार कि मेरे पास ना आईफोन पड़ा है, आईफोन ले ले मुझे बिटकॉइन दे दे, ठीक है।
मुझे बिटकॉइन दे दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बिटकॉइन परचेज किया, बट साहब जो कंसिडरेशन है वो अदर देन कैश है। तो सवाल बनता है कि मिस्टर ए के ऊपर तो 194S ने रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी हुई है कि यार मिस्टर ए जब भी तुम मिस्टर बी को पे करोगे एज अ कंसिडरेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ वीडीए, आपको उस पर सर्जी करना पड़ेगा TDS एट द रेट ऑफ 1%। बट यहाँ पे हम TDS कैसे करें, बट यहाँ पे हम 1% TDS कैसे करें? ऐसे सिचुएशन में साहब मिस्टर ए को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि TDS सरकार के लिए जमा हो गया, इसके बाद ही वो आईफोन को रिलीज करे। तो इसके लिए इसके लिए मिस्टर ए के पास क्या ऑप्शन है? वो मतलब मिस्टर बी को बोले कि यार मिस्टर बी, हम आपको आईफोन दे देंगे, आप हमें ना 1000 रुपए दे दो, हम 1000 रुपए सरकार को TDS के नाम का जमा करा देंगे। पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप मतलब मिस्टर बी को बोलें कि यार मिस्टर बी, तुम ना 1000 रुपए सरकार को मतलब TDS का मीन्स दे दो सरकार को, और उसका हमें प्रूफ शो कर दो, हम आपको आईफोन रिलीज कर देंगे। और तीसरा ये हो सकता है कि मिस्टर ए बोले कि यार ठीक है, मैं अपने जेब से ही यहाँ पे TDS भी दे देता हूँ। अगर ऐसा होगा तो साहब यहाँ पे ग्रॉसिंग अप आपको करना पड़ेगा और यहाँ पे सेक्शन 195A लग जाएगा, और यहाँ पे जो TDS बनेगा वो 1000 रुपये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 0.9 आ जाएगा, 0.9 तो साहब यहाँ पे आपको TDS करना पड़ेगा, मतलब मिस्टर ए को सरकार को TDS जमा करना पड़ेगा 1010 सेक्शन 195A के हिसाब से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग ऑफ द इनकम। ठीक बात है। अच्छा, तो इन्हीं के साहब अगर आप कंसिडरेशन जो है वो होली इन कैश नहीं है या जो है वो कंसिडरेशन इन काइंड है, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि TDS जो है वो सरकार को जमा हो गया हो। अच्छा, the person responsible for paying such consideration shall before releasing the consideration ensure that tax required to be deducted has been paid in respect of such consideration for the transfer of VDA। मतलब TDS हो गया है, उसके बाद ही आप इस जो है VDA को इस कंसिडरेशन को आप रिलीज करेंगे, अदरवाइज आप रिलीज नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर आप एक स्पेसिफाइड पर्सन है तो आपको सेक्शन 203A मतलब 10 का और 206A भी मीन्स अगर जिस पर्सन से आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज किया है वो ITR फाइलर है या नॉन फाइलर, आपको उसका कंसिडरेशन नहीं करना। बट अगर आप एक स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है साहब, तो आपको वो भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो हमने आपको बताया कि थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर आप एक स्पेसिफाइड पर्सन है तो आप 50,000 रुपए तक आप पे कर सकते हैं विदाउट कंसिडरिंग फॉर TDS अंडर सेक्शन 194S। और लेट्स सी कि अगर आप एक नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है तो आपके लिए जो थ्रेशोल्ड है साहब वो 10,000 रुपए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है डियर कि इन केस वेयर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194O एंड 194S एस एप्लीकेबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो लेट्स से कि अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह के थ्रू, क्योंकि आपको पता है 194 किससे डील करता है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर से, तो अगर दोनों केसेस में अगर मान लीजिए कि मतलब TDS आता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 194S में TDS करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? 194O में भी तो रेट 1% ही है, तो फिर 194S में क्यों किया? क्योंकि डेयर आपको याद होगा 194O में ना जो ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट होता है वो अगर अप टू 5 लाख रुपीस का सेल करता है, अगर वो अपना पेन वगैरह जमा कर दे, अगर वो रेजिडेंट इंडिविजुअल या फिर HUF है, उस सिचुएशन में 194O पे वहाँ पे TDS नहीं होता, ई-कॉमर्स ऑपरेटर वहाँ पे TDS नहीं करता। बट ऐसा सेम बेनिफिट 194S में नहीं है। मीन्स हम कह सकते हैं कि सेक्शन 194S इज मोर मतलब स्ट्रिंजेंट देन सेक्शन 194O, इसलिए सरकार ने इसको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया हुआ। इसलिए ये नहीं चाहती, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि यार 194O में आप जाके उसका बेनिफिट ले सकें, इसलिए 194S में आपको रहना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग डियर CVDT गाइडलाइंस फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194। ध्यान दीजिएगा, लेट्स से कि अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज किया है थ्रू एन एक्सचेंज, अगर आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज किया है थ्रू एन एक्सचेंज, तो मेरे साथ साथ देख लें, ट्रांसफर ऑफ VDA टेक्स प्लेस थ्रू एन एक्सचेंज एंड सच VDA इज ओन्ड बाय अ पर्सन अदर देन द एक्सचेंज। तो क्या होगा, मेरे साथ साथ देख लें डियर, लेट्स से कि यहाँ पे क्या होता है कि लेट्स से कि मिस्टर ए को लेट्स से कि मतलब बिटकॉइन परचेज करना है, तो ये एक्सचेंज के थ्रू इन्होंने मतलब बिटकॉइन बाय की, और मिस्टर बी जो है ही इज दी मतलब सेलर ऑफ दी मतलब बिटकॉइन। ठीक है। तो यहाँ पे TDS ना दो जगह पे आ रहा है, 194S का TDS यहाँ पे दो जगह पे आ रहा है। क्या मुझे आप बता सकते हैं वो दो जगह कौन सी? सबसे पहले कौन किसको पेमेंट कर रहा है? मिस्टर ए कर रहा है पेमेंट एक्सचेंज को 1 लाख रुपए एज अ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ VDA। तो पहले इस वाले लेग में डियर फ्रेंड्स मतलब TDS बन रहा है 194S का। क्या मेरी बात समझ पाए? तो पहला जो मतलब TDS की ऑब्लिगेशन बन रही है वो बन रही है जब मिस्टर एक्सचेंज को पेमेंट करेंगे, और दूसरा एक्सचेंज जो है जब मिस्टर बी को या उनके ब्रोकर को पे करेगा फॉर दी मतलब बिटकॉइन। तो डियर यहाँ पे फिर अगेन आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, मतलब TDS करना पड़ेगा। आर यू गाइस गेटिंग? तो यहाँ पे एक सिंगल ट्रांजेक्शन में डियर फ्रेंड्स 2 बार TDS हो रहा है, एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 2 बार TDS हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में डियर जनरली एक्सचेंज और बायर के बीच में, एक्सचेंज और मतलब मीन्स मिस्टर ए के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि आप मीन्स इन द केस ऑफ दी
मतलब मीन्स टीडीएस एक्सचेंज ही कर लेगा, मिस्टर ए को मतलब टीडीएस नहीं करना। ऐसे केस में डियर टीडीएस की जो ऑब्लिगेशन आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगी, मिस्टर ए को वहां पे टीडीएस नहीं करना। तो देखेंगे टैक्स में बी मीन्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194S ओनली बाय द एक्सचेंज व्हाइल मेकिंग द पेमेंट टू द अल्टीमेट सेलर और द ब्रोकर एज द केस में बी। इसका मतलब मिस्टर ए को जब भी एक्सचेंज को पेमेंट करेंगे यहाँ पे इनको टीडीएस नहीं करना, और सिर्फ एक्सचेंज जब मिस्टर बी को या फिर ब्रोकर को पे करेगा देन एक्सचेंज शैल मेक द टीडीएस। ठीक है, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है, लेट्स से कि एक्सचेंज की मिस्टर बी ने बिटकॉइन तो सेल किया बट अपने ब्रोकर के थ्रू सेल किया, तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिटकॉइन, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। तो इन्होंने मिस्टर ए ने बिटकॉइन परचेज किया और मिस्टर बी ने बिटकॉइन सेल किया, बट ये ट्रांजेक्शन अकर कैसे हुई? पहले बिटकॉइन मिस्टर बी ने ब्रोकर को दिया, ब्रोकर ने देन एक्सचेंज को दिया, एक्सचेंज ने देन मिस्टर ए को दिया। तो यहाँ पे डियर अगर आप 194S की लाइबिलिटी देखें, ऑब्लिगेशन देखें, तो कहाँ कहाँ पे आती है? सबसे पहले जब मिस्टर ए एक्सचेंज को पे करेंगे तो पहला 194S का ऑब्लिगेशन आएगा। ठीक है, एक्सचेंज जो है वो मिस्टर बी से जो बिटकॉइन खरीद रहा है, वीडीए खरीद रहा है, वो किसके थ्रू खरीद रहा है? ब्रोकर के थ्रू खरीद रहा है। तो जब एक्सचेंज जब ब्रोकर को जब 1 लाख रुपए पे करेगा तो यहाँ पे टीडीएस का ऑब्लिगेशन आएगा, और जब ब्रोकर मिस्टर बी को अमाउंट पे करेगा डियर तो यहाँ पे टीडीएस का ऑब्लिगेशन आएगा। मतलब 3 जगह पे टीडीएस का ऑब्लिगेशन आ रहा है। बट जैसा कि हमने आपके साथ पहले बात की थी, एक्सचेंज और बायर के बीच में यूजुअली एक अग्रीमेंट होता है, जिस अग्रीमेंट के तहत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायर को बिट को मतलब टीडीएस नहीं करना, एक्सचेंज विल मेक दी मींस मतलब टीडीएस। तो साहब इस वाले लेग में तो फिर जो है वो टीडीएस की ऑब्लिगेशन नहीं आई, बट स्टिल 2 लेग में भी टीडीएस की ऑब्लिगेशन आ रही है। एक्सचेंज जब ब्रोकर को पे करेगा और ब्रोकर जब मतलब मिस्टर बी को पे करेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है डियर कि एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए कि साहब ब्रोकर तुम जब पेमेंट करोगे तो उस समय तुम मीन्स टीडीएस कर लेना अंडर सेक्शन 194S। अगर ऐसा दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट है तो फिर एक्सचेंज को टीडीएस नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर एट अ टाइम ऑफ पेमेंट टू मिस्टर बी, ब्रोकर विल मेक द टीडीएस बिकॉज ब्रोकर इज व्हाट, इट इज आल्सो काइंड ऑफ एक्सचेंज। ठीक बात है। तो उस केस में साहब ये जो ब्रोकर एक्सचेंज है ये अकॉर्डिंगली टीडीएस कर लेगा व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू मिस्टर बी, और इस वाले एक्सचेंज को यहाँ पे टीडीएस नहीं करना, इस वाले एक्सचेंज को यहाँ पे टीडीएस नहीं करना, प्रोवाइडेड इन दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। बट लेट्स से कि अगर इनके बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो साहब एक्सचेंज को भी टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी और यहाँ पे डबल जगह पे टीडीएस हो जाएगा। तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, इन सच अ केस ओनली द ब्रोकर कैन मेक टीडीएस इफ ब्रोकर एंटर्ड इनटू अ रिटर्न एग्रीमेंट विद द एक्सचेंज। हाउएवर इफ देयर इज नो सच रिटर्न एग्रीमेंट द एक्सचेंज कैन आल्सो मेक टीडीएस। अच्छा ध्यान दीजिएगा डियर, लेट्स से कि जो आपने वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज किया, वीडीए परचेज किया एक्सचेंज से, और एक्सचेंज उस वीडीए का ओनर है, मींस एक्सचेंज उस वीडीए का ओनर है, तो होना क्या चाहिए? लेट्स से मिस्टर ए ने किसी एक्सचेंज से 1 लाख रुपए का बिटकॉइन परचेज किया और ये जो बिटकॉइन का जो ओनर है ये एक्सचेंज ही है। तो साहब होना क्या चाहिए? अगर हम 194S लगाएं तो फिर क्या होगा? जब मिस्टर ए इनको 1 लाख रुपए पे करेंगे, मिस्टर ए शैल मेक टीडीएस अंडर सेक्शन 194S, कहानी खत्म हो गई। ठीक बात है। बट डियर लॉ मेकर ने देखा कि यार ये बहुत ही ज्यादा इशू बन जाएगा कि छोटे छोटे मतलब ट्रांजेक्शन्स पे 194S लगा के इसमें रेवेन्यू के मतलब लीकेज का भी हो सकता है रिस्क को। तो लॉ मेकर ने यहाँ पे ये कह दिया, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, कि यार मिस्टर है तुमको ना टीडीएस नहीं करना, तुमको टीडीएस नहीं करना, एक्सचेंज खुद से ही उस पे जो मतलब टीडीएस रहेगा वो सरकार को जमा कर देगा। बहुत ध्यान से, एक्सचेंज खुद ही उस पे टीडीएस सरकार को जमा कर देगा, प्रोवाइडेड कि एक्सचेंज ने अपने बायर्स के साथ एक अग्रीमेंट किया हुआ है कि साहब टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेंगे, आप टीडीएस के पंगे में नहीं फंसो, और एक्सचेंज जो है वो सरकार को टीडीएस जमा कर देगा। इसका मतलब मिस्टर ए के ऊपर अब टीडीएस करने की लायबिलिटी नहीं रही। गवर्नमेंट को इसका ये फायदा हुआ यार कि एक्सचेंज से ना हमें एक अच्छा खासा अमाउंट टीडीएस का मिल जाएगा, अदरवाइज हम इंडिविजुअल लोगों से कहाँ मतलब टीडीएस हमारे पास आता रहेगा। तो मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, और हाँ एक और यहाँ पे इशू आ सकता है कि जब आपने ब्रोकर के थ्रू आपने जो है डियर फ्रेंड्स मतलब जो है वो मतलब बाय किया, मींस व्हेन यू हैव परचेज द बिटकॉइन थ्रू द ब्रोकर। तो मेरे साथ साथ देख लें डियर, For the same, it has been clarified that while the primary responsibility for TDS under Section 194S is remains with the buyer,
और इस ब्रोकर बस एट एन ऑल्टरनेट, एज एन ऑल्टरनेट कि यार ठीक है एक काम आप ये भी कर सकते हैं, द एक्सचेंज में एंटर इनटू अ रिटन एग्रीमेंट विद द बायर और इस ब्रोकर इन दिस रिगार्ड टू ऑल सच ट्रांजेक्शन, द एक्सचेंज वुड बी पेइंग द TDS ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर द क्वार्टर, और एक्सचेंज को अपना ITR फर्निश करना पड़ेगा, इसमें सारी की सारी जानकारी फर्निश करनी पड़ेगी। और एक्सचेंज को डियर फ्रेंड्स अगर एक्सचेंज ने ये सब कुछ कंडीशंस को कंप्लाई कर दिया, if these conditions have been complied with, the buyer or his broker are not required to make TDS, और assessee को साहब मींस बायर को जो है वो assessing default नहीं माना जाएगा for not complying with section 194S। ठीक, अच्छा लेट्स से कि अगर हम वीडियो वगैरह परचेज करते हैं बाय द वे ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। इन केस ऑफ द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन इज इन काइंड, तो क्या होगा, तो फिर साहब लेट्स से कि मिस्टर ए ने आईफोन दिया और मिस्टर बी ने इनको 1 लाख रुपए के मतलब बिटकॉइन दे दिए, तो मिस्टर ए ये आईफोन मिस्टर बी को तभी रिलीज करेंगे जब मिस्टर ए को ये एश्योरेंस हो जाए कि TDS कर लिया गया है, TDS हो चुका है। ठीक है, एक ऐसा भी सिचुएशन होता है डियर जहां होता है एक्सचेंज ऑफ VDA, ध्यान दीजिएगा एक्सचेंज ऑफ VDA, व्हाट आई मीन बाय एक्सचेंज ऑफ VDA कि मिस्टर ए के पास लेट से 1 लाख रुपए के क्या थे मतलब बिटकॉइन, और मिस्टर बी के पास 1 लाख रुपए के थे एथर इज ऑल्सो काइंड ऑफ दी क्रिप्टो करेंसी। मिस्टर ए ने अपने बिटकॉइन देके मिस्टर बी से एथर ले लिया, मिस्टर ए ने अपने मतलब बिटकॉइन देके मिस्टर बी से क्या ले लिया, एथर ले लिया, और एथर ने अपने और मतलब बी ने अपने एथर देके मिस्टर ए से क्या ले लिया, बिटकॉइन ले लिया। इसका मतलब एक बिटकॉइन एक VDA दूसरे VDA से एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो इन द सेंस कि मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, मिस्टर ए एक VDA सेल कर रहे हैं किसी दूसरे VDA के लिए, और इसी तरीके से मिस्टर बी एक VDA सेल कर रहे हैं किसी और VDA के लिए। तो इसका मतलब ये दोनों पार्टीज आपस में डियर VDAs एक्सचेंज कर रही हैं, तो दोनों पार्टीज पे 194S लग रहा है। तो ये दोनों ये काम तभी कर सकते हैं जब ये दोनों ये इंश्योर करें कि दोनों ने TDS जो है अकॉर्डिंगली कर लिया, और दोनों इस बात का प्रूफ जो है एक दूसरे को दिखा दें, तभी ये एक्सचेंज होगा पॉसिबल। अदरवाइज यहाँ पे साहब आप टैक्स लॉस की कंट्रावेंशन कर रहे हैं। ठीक है, चले अगर हम आपस में ऐसा करते हैं तो ये पॉसिबल है, बट अगर हम ये काम किसी एक्सचेंज के थ्रू करते हैं तब कैसे होगा, तो लॉ मेकर ने साहब इसके लिए एक सिंप्लीफाइड मतलब प्रोसीजर किया हुआ है। तो मेरे साथ साथ देख लें, यहाँ पे हमने इसका एनालिसिस करके दिया हुआ है। लेट्स से मिस्टर ए हैं साहब, इनके पास 1 लाख रुपए का मतलब बिटकॉइन है, बट इसको एथर के थ्रू एक्सचेंज करना चाहते हैं, और मिस्टर बी के पास 1 लाख रुपए का एथर, और ये चाहते हैं कि ही गेट दी मीन्स मतलब बिटकॉइन फॉर द सेम, बट ये ट्रांजेक्शन ये आपस में मिल के नहीं कर रहे, थ्रू एन एक्सचेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऐसे केस में एक्सचेंज जो होगा इसने मिस्टर और मिस्टर बी के साथ अग्रीमेंट किया होना चाहिए। अगर अग्रीमेंट किया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज ही करेगा यहाँ पे मतलब डियर फ्रेंड्स मीन्स मतलब TDS अंडर सेक्शन 194। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को यहाँ पे TDS की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे नहीं लेनी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सचेंज जब मिस्टर ए को पे करेगा तो 1000 रुपए का TDS काट के पे करेगा, और एक्सचेंज जब मिस्टर बी को पे करेगा तो 1000 रुपए का TDS काट के पे करेगा। ध्यान दीजिएगा, इट शैल मेक TDS फॉर बोथ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ट्रांजेक्शन, मतलब मिस्टर ए को पेमेंट करते टाइम भी और मिस्टर बी को पेमेंट करते समय भी। अच्छा, एक्सचेंज में आस्क मिस्टर ए एंड मिस्टर बी टू डिपॉजिट कैश फॉर TDS, क्या 1000 रुपए जो है वो हमें दे दो, इसके बाद हम आपका जो है वो VDA का एक्सचेंज आपका पूरा हो जाएगा। ठीक बात है, पर लेट्स से कि ये लोग कैश नहीं देते तो एक्सचेंज क्या करेगा, जितना VDA होगा उसका 99% इन दोनों को देगा, 1% ऑफ द VDA जो है वो साहब मतलब TDS के नाम का एक्सचेंज रख लेगा। यू गाइस गेटिंग, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कैश एक्सचेंज में कीप 1% ऑफ द VDA एज TDS, that is TDS held in kind, then convert into INR and deposit with the government as TDS। तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि आप जो है वो जो है आप VDA जब आप मतलब मिस्टर ए को या फिर बी को मतलब पे कर रहे हैं तो सिर्फ 99% VDA दें और 1% VDA अपने पास रख लें सरकार को TDS जमा कराने के लिए। ठीक है, बट क्या सरकार को आप VDA दे देंगे, सरकार बोलेगी नहीं, तो आपको सरकार के लिए जो आपने VDA रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ दी TDS, इसको आप क्या करें, इसको आप कैश में चेंज करें और अकॉर्डिंगली आप कैश सरकार को जमा कर दें। बट जब आप साहब VDA के लिए जो आपने मतलब TDS के लिए जो आपने मतलब VDA जो आपने रखा हुआ है, जब आप इसको कैश में जब आप इसको मतलब चेंज मतलब कराएंगे तो साहब उस समय 194S अप्लाई नहीं करेगा, 194S अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, when the exchange will convert such VDA into INR for TDS, it will not affect the provisions of 194S। आगे बढ़ते हैं। अच्छा 194Q क्या TDS क्या वर्चुअल डिजिटल एसेट पे लगेगा, याद करें डियर, हमने आपके साथ ना देखा था 194O के बारे में। तो वहां पे हमने देखा था कि अगर TDS 194O और 194S दोनों में बनता है तो फिर हमें TDS कहाँ करना पड़ेगा, तो हमने देखा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ TDS 194O में करना पड़ेगा। ठीक है,
अच्छा, इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन विद द प्रोविजंस ऑफ 194 आर आल्सो एप्लीकेबल, तो हमें साहब सिर्फ और सिर्फ टीडीएस 194 में करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है कि अगर लेट से कि अगर आप वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर आप लेट से अपने पास कंसिडर करते हैं तो स्टॉक इन ट्रेड मतलब गुड्स, उस केस में तो डियर 194Q भी लग जाएगा, तो क्या फिर 194Q में आपको टीडीएस करना पड़ेगा? सीबीडीटी ने कहा नहीं, आपको टीडीएस सिर्फ और सिर्फ कहाँ करना है, आपको टीडीएस सिर्फ और सिर्फ आपको 194S में करना है, और अगर 194S में टीडीएस हो गया, देयर इज नो नीड टू मेक टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। अच्छा, तो साहब हमने आपके साथ अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स की डियर, ये हमने ना कमीशन वगैरह या फिर मतलब जीएसटी वगैरह को हमने एक्सक्लूड करके किया, बट लेट्स से कि अगर जो कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं इसमें लेट्स से जीएसटी वगैरह भी इंक्लूडेड है या फिर सर्विस फीस वगैरह अगर इंक्लूडेड है, तो वीडी तो आपको मीन्स टीडीएस किस पे करना पड़ेगा? तो साहब कंसिडरेशन अमाउंट लेस जीएसटी और अदर फीस वगैरह, ठीक है, मीन्स नेट कंसिडरेशन अमाउंट पे आपको मतलब मीन्स टीडीएस करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे साथ साथ देख लें, वेदर द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ वीडीए शैल बी ऑन ग्रॉस बेसिस आफ्टर इंक्लूडिंग जीएसटी कमीशन और इट शैल बी ऑन नेट बेसिस आफ्टर एक्सक्लूडिंग दोज आइटम्स। तो सीबीडीटी ने कहा कि द टीडीएस टू बी मेड अंडर सेक्शन 194S शैल बी ऑन नेट कंसिडरेशन आफ्टर एक्सक्लूडिंग जीएसटी और कमीशन और सर्विस चार्जेस। तो अगर जीएसटी कमीशन और सर्विस चार्जेस वगैरह इंपोज की गई है तो उसको हटा के जो नेट अमाउंट आएगा उस पर टीडीएस करना। अच्छा, लेट्स से कि साहब अगर आपने टीडीएस अगर आपने वीडियो वगैरह परचेज किया और अगर आपने इसके लिए जो पे किया थ्रू लेट्स से पेमेंट मतलब मीन्स गेटवे को के थ्रू पे किया, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को मिस्टर बी से लेट्स से वीडियो परचेज करना है और लेट्स से इन्होंने पेमेंट गेटवे फोन पे का भी तो पेमेंट गेटवे आ गया है, फिर लेट्स से रेजर पे वगैरह इनको यूज करके मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पे किया। तो सवाल बनता है कि यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो अल्टीमेटली पेमेंट किसको करना चाह रहे हैं? मिस्टर बी को, और किस चीज के लिए पेमेंट करना चाह रहे हैं? फॉर द ट्रांसफर ऑफ वीडीए। तो यहाँ पे इनके ऊपर टीडीएस की ऑब्लिगेशन बन गई अंडर सेक्शन 194S, ठीक बात है, क्योंकि इनके थ्रू पेमेंट किसको जाएगा? मिस्टर बी को। बट अगर आप देखें साहब तो यहाँ पे जो हमारा पेमेंट मीन्स गेटवे है वो भी तो मिस्टर बी को पेमेंट कर रहा है, और वो किस चीज के लिए पेमेंट कर रहा है? फॉर द ट्रांसफर ऑफ अ वीडीए। भले ये वीडीए इसके पास नहीं है, किसी और के पास जा रही है, बट साहब पेमेंट किसके लिए? फॉर द ट्रांसफर ऑफ वीडीए। आर यू गाइस गेटिंग? तो इनडायरेक्टली साहब ये जो हमारा पेमेंट मतलब गेटवे है इसके ऊपर भी 194S इनडायरेक्टली अट्रैक्ट हो सकता है। तो सीबीडीटी ने कहा कि यार थर्ड पार्टी पेमेंट मतलब गेटवे को टीडीएस नहीं करना, और मतलब टीडीएस सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? मिस्टर ए। और पेमेंट गेटवे चाहे तो मिस्टर ए से एक अंडरटेकिंग ले ले कि आपने टीडीएस कर लिया, और लेट्स से मिस्टर ए ने लेट्स से अगर मतलब टीडीएस नहीं किया तो उस केस में हो सकता है कि फिर पेमेंट गेटवे को टीडीएस करना पड़े अंडर सेक्शन 194S, ठीक बात है। तो अगर पेमेंट गेटवे ने अगर एक अंडरटेकिंग ले ली मिस्टर ए से मीन्स मतलब बायर से, उस केस में पेमेंट गेटवे को टीडीएस नहीं करना, बट अगर ये अंडरटेकिंग नहीं मिली देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी मे लाई ऑन द पेमेंट गेटवे ऑल्सो। अच्छा, देखेंगे इन सच केस द पेमेंट गेटवे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस ऑन द ट्रांजेक्शन इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द पर्सन रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस। तो साहब सीबीडीटी ने पेमेंट गेटवे की जान तो छोड़ी है बट कंडीशनल छोड़ी है। इन्होंने कहा कि साहब आपको हम रिलीफ तो देंगे, बट ये रिलीफ कब है? जब साहब इस पे टीडीएस जो है ना, वो क्या नाम है इसका, बायर ने वो टीडीएस कर लिया। अगर बायर ने टीडीएस नहीं किया तो पेमेंट गेटवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से साहब ये लास्ट पॉइंट है हमारा, क्योंकि आपको पता है डियर कि ये जो हमारा जो टीडीएस अंडर सेक्शन 194S आया था, ये आया था फ्रॉम 1 जुलाई 2022, और जो थ्रेशोल्ड है ये 50,000 रुपये का। तो सवाल बनता है कि हमें थ्रेशोल्ड कैसे काउंट करेंगे? तो साहब ये जो थ्रेशोल्ड काउंट होगा ये आपका काउंट होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2022। अच्छा, 1 जुलाई 2022। तो लेट्स से ये मिस्टर ए हैं और इन्होंने लेट्स से वीडीए की पेमेंट की, तो ये वीडीए की पेमेंट 30 जुलाई 2022 तक जितनी भी करें इनको 194S में टीडीएस नहीं काटना, इनको 194S में टीडीएस नहीं काटना, ठीक है, ठीक है। लेट्स से मिस्टर एक स्पेसिफाइड पर्सन है तो इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 50,000 रुपये की। लेट्स इन्होंने 1/4/2022 से लेके 30/6/2022 तक टीडीएस ऑलरेडी परचेज कर लिया, मतलब वीडियो ऑलरेडी परचेज कर लिया 40,000 रुपीज का। तो इनके पास लिमिट कितनी बची है? 10,000 रुपीज। तो मिस्टर ए जो है वो जैसे इसके 1/6 मतलब 30 जून 2022 के बाद ये जैसे पे करेंगे और जैसे ये लिमिट 50 को क्रॉस करेगी, जैसे मतलब एक्स्ट्रा आपके पास कितना रहा? 10,000 रुपीज। तो जैसे ये 10,000 को क्रॉस करेगी आपको 194S में आपको टीडीएस करना पड़ेगा, ठीक बात है। लेट्स से सर मिस्टर ए ने ना 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2022 तक ना 4 लाख रुपए के वर्चुअल डिजिटल एसेट परचेज कर लिए, और इनके लिए मतलब थ्रेशोल्ड कितना था? 50,000 रुपीज।
बट साहब क्योंकि आपने 1 जुलाई 2022 तक आपने मतलब परचेजेस किए हैं, पेमेंट की है, तो उस समय तक आपके ऊपर 194 अप्लाई नहीं करेगा। बट अप टू 30 जून 2022 आपने अपनी पूरी की पूरी लिमिट एग्जॉस्ट कर दी, तो आप इसके बाद अगर 1 रुपए का भी पेमेंट करते हैं फॉर दी एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, तो अकॉर्डिंगली आपको उस पर 194 का TDS करना पड़ेगा। ठीक है डियर।